हम बैड ट्रैक की तरफ चल नहीं रहे, हम बैड ट्रैक की तरफ आ चुके थे द मोमेंट शाहीन वाज मेड द कैप्टन ऑफ द टीम। देखिए वहाब रियाज ने पिसना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बॉसी हुए हैं। तो पाकिस्तान में नॉट एवरीवन वांट्स टू बी अ बॉलर एनीवेज। अब उस्मान खान का एक तो पहली बात कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि आप बॉलिंग पिचेस पे खेल रहे हो तो आप रन नहीं करोगे, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। सोशल मीडिया प्रेशर बहुत ज़्यादा ही लेता है पीसीबी, पता नहीं क्यों। ऑब्वियसली बात मेक सेंस क्योंकि इवन ही फील्स के टीम के अंदर ग्रुपिंग हुई है, तो ही वांट्स टू रिमूव एवरीवन हु इज़ द रूट है उस ग्रुपिंग की, उन सबको बाहर करेंगे ताकि टीम एक यूनाइट हो सके, एक यूनिट की तरह खेल सके। तो मेरे ख्याल से शाहीन की कमी महसूस नहीं होगी पाकिस्तान को इन द प्रेजेंस ऑफ नसीम शाह। जो बात आपने की, इवन ये बात प्लेयर्स को खुद को भी पता है कि अगर हमने एक दो फ्लैम्बॉयंट शॉट्स खेल दी तो हम ऊपर हैं। सोशल मीडिया गेम सब प्लेयर्स को पता है हमारी ऊपर होनी ही चाहिए। खुशदिल शाह और रिंकू सिंह जैसे प्लेयर्स की गेम थोड़ी डिफरेंट है, उनका ऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल है, वो लंबा खेलेंगे और हिटिंग भी कर सकेंगे ऑब्वियसली। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अनटोल्ड ओरिजिनल के प्लेटफॉर्म पर। बहुत सारे पॉलिटिकल कन्वर्सेशंस की हैं, बहुत सारी और प्रोफेशन की कन्वर्सेशंस की हैं। इस टाइम पे क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और पिछले एपिसोड में हमने क्रिकेट के ऊपर बात की थी और हमने ये कहा था कि हम इंशाल्लाह एक पॉडकास्ट भी करेंगे बहुत जल्द। और हमारे पाकिस्तान में एक ऐसी बहुत सारी कम्युनिटी मौजूद है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद है, जो कि क्रिकेट के ऊपर बात तो करती है लेकिन इतनी ज़्यादा इंसाइट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से नहीं मिलेगी। बाद में आपको पता भी चलता है कि ये ख़बर गलत थी या इसका कोई ताल्लुक़ नहीं था। कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ अर्सा पहले, मेरी नज़र से एक फ़ेसबुक पेज गुज़रा और मुझे वाकई वो पेज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया जस्ट बिकॉज ऑफ द इंसाइट्स और इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद मेरे इल्म में ये बात आई कि उस शख्स का ताल्लुक़ मेरे ही शहर के साथ यानी कि बहावलपुर से है। तो मैंने आज भाई को बुलाया, अब्दुल्ला नाम है उनका, और फेसबुक पर उनका पेज अब्दुल्ला नोटबुक के नाम से चल रहा है। आप जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सकलैन भाई, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अभी हमारी ऑफ कैमरा भी कन्वर्सेशन चल रही थी। आपने बताया कि आप एक लॉ के स्टूडेंट भी हैं, स्टडी कर रहे हैं। क्रिकेट का शौक़ आपको कब हुआ? हम सब कहते हैं ना कि बचपन का पहला मैच कौन सा था, तो आपका कौन सा था? मेरा पहला मैच वो 2009 का वर्ल्ड कप फाइनल, जिसमें शाहिद अफरीदी ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी और पाकिस्तान जीत गया था वो वर्ल्ड कप। पापा देख रहे थे, मुझे तो कोई क्रिकेट का पता नहीं था, उस टाइम छोटा था मैं, 8-9 साल का हूँगा, 7-8 साल का, तो कार्टून ही देखा करता था मैं। तो वो पहला मैच था जो मैंने कहा पापा के साथ बैठ के देखता हूँ, तो वो पाकिस्तान जीत गया। उससे मेरा शौक़ डेवलप होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने 2011 का वर्ल्ड कप जो इतना ज़बरदस्त खेला था, 2011 में एक्चुअली मेरा जो क्रिकेट का शौक़ था वो पीक कर गया। मेरा जो था वो 2007 फाइनल, मिसबा के स्कूप शॉट। लेकिन उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि ये फाइनल मैच है। उस टाइम मुझे ये पता था कि यार ये कोई मैच चल रहा है। और उसके बाद फिर मैंने प्रॉपर क्रिकेट स्टार्ट की है 2010 में, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, उससे मैंने फॉलो किया है। तो यानी कि मैं सेफली ये बात कर सकता हूँ कि अब वो जनरेशन है जिसने पाकिस्तान की एक लूजिंग स्ट्रीक भी देखी है, यूएई वाली, जिसमें फ़ुटबॉल वाला स्कोर हुआ करता था पाकिस्तान का। अच्छा, उसमें ये था कि हम जितना मर्जी स्कोर कर देते थे, लाइक 220 करते थे, 230 करते थे, तो वो डिफेंड करते थे हमारे स्पिनर्स। आज हम सबसे पहले वही इशू के ऊपर बात करते हैं। अब हमारे जो क्वालिटी स्पिनर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं डोमेस्टिक के अंदर या वो करते ही नहीं है? हमें ये प्रॉब्लम है, हम इसको कैसे टैकल करेंगे? एक्चुअली मसला पता है क्या है? मसला सबसे, जो आप अपने बच्चों को या अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं जो छोटे हैं, जो ग्रास रूट लेवल से, उनको जिन पिचेस पे खिलाते हैं उन पिचेस का मसला है। पाकिस्तान में हमें ज़्यादा देखने को क्या मिलता है कि हमें फ्लैट पिचेस देखने को मिलती हैं। एक दो पिचेस पहले थी, जैसे कराची की फॉर एग्जांपल नेशनल स्टेडियम की ट्रेडिशनली पिच ऐसी होती है, चौथे 5वें दिन पे स्पिन करना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी पिचेस बहुत कम है पाकिस्तान में। या तो फास्ट बॉलर्स को हेल्प देने वाली पिचेस पहले पिंडी में जैसे थी, अब तो वो भी छील के रख दिया उन्होंने, उस बेल्ट बना दिया, बैटिंग हो 260 हुआ है, बैटिंग पिचेस कर दी हैं सारी। तो सबसे पहले आपने जो अपने ग्रास रूट्स के प्लेयर्स को जो उनसे वो दिया हुआ है, जो ट्रैक दिया हुआ है खेलने के लिए, वही बॉलर्स के लिए, नॉट जस्ट स्पिनर्स, ओवरऑल बॉलर्स के लिए इतना सूटेबल है ही नहीं। तो पाकिस्तान में नॉट एवरीवन वांट्स टू बी अ बॉलर एनीवेज। हर कोई कहता है कि बैटिंग करूंगा तो मेरा कोई आगे से स्कोप है, रन्स करूंगा तो बन जाऊंगा। तो एक तो पहली बात, आप टैलेंट आप खुद किल कर रहे हो रिसोर्सेज मार के। दूसरी बात यह है कि उसके बावजूद पाकिस्तान में क्वालिटी स्पिनर्स हैं, ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स नहीं हैं। इवन डोमेस्टिक में वो अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देते रहे हैं। एक जो कि बहुत ही मशहूर नाम और जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरनेशनल में आगे जो मैं कह सकता हूँ फ्लॉप हुए हैं, जाहिद महमूद। डोमेस्टिक में अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस हैं उनकी। एक सीजन लेग स्पिनर है पाकिस्तान के, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन वो नहीं चल सके। दूसरा नाम जो कि हमें आजकल देखने को मिल रहा है टीम के अंदर है, अबरार अहमद। वो मिस्ट्री स्पिन करते हैं डोमेस्टिक में। इवन वो
सेकंड 11 से बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। मेरा ख्याल उन्होंने सेकंड 11 के डेब्यू पे ही 7 विकेट्स ले ली थी कायद आज़म ट्रॉफी के। तो तब से वो इतना ज़बरदस्त चल रहे हैं, टीम के अंदर आए हुए हैं, बहुत यंग हैं लेकिन टीम के अंदर उनको चांस नहीं मिल रहा। तो ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स का पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज हैं लेकिन उस कदर बेहतर नहीं है जिस कदर हो सकते थे इफ़ वी हैड मेड आवर पिचेस अ बिट फेवरेबल फॉर स्पिनर्स। ये उस्मान कादिर के बारे में क्या ख्याल है? उस्मान कादिर आई थिंक हैज़ बीन अ बिट अनफॉर्चुनेट, जैसे उस्मान खान रहे हैं। अनफॉर्चुनेट हम नहीं कह सकते, उनकी ख़ुद की चॉइस थी। ही हैज़न्ट बीन वेरी इंटेलिजेंट इन मेकिंग चॉइसेस। अब क्या हुआ है, उस्मान कादिर ऑस्ट्रेलिया से खेलते थे, उनका सारा डोमेस्टिक का करियर ऑस्ट्रेलिया में है। क्योंकि मुझे सुनने में कहीं आया था कि उनके फादर जो लेट अब्दुल कादिर साहब हैं वो चाहते थे कि उस्मान कादिर पाकिस्तान से खेलें, तो उसकी वजह से वो छोड़ के पाकिस्तान आए। और पाकिस्तान में आके, पाकिस्तान क्रिकेट का तो आपको पता है कि कोई किसी का कोई फ्यूचर सर्टन नहीं है पाकिस्तान में। वन डे यूर इन द टीम, नेक्स्ट डे यूर नोवेयर। तो दैट्स व्हाट हैपेंस इन पाकिस्तान। तो आई थिंक उस्मान कादिर हैज़न्ट बीन एज इंटेलिजेंट विद टेकिंग डिसीजंस जितना वो हो सकते थे, एंड दैट्स व्हाट कॉस्टेड हिम हिज करियर। एंड आई एम अफ्रेड कि ऐसा ही हो सकता है उस्मान खान के साथ भी। उस्मान खान तो अभी हम ये कह सकते हैं कि जिधर उन्होंने मैचेस खेले हैं, एक तो उन्होंने पिंडी में खेला, एक उनकी अच्छी इनिंग्स थी, कोई 30+ रन की है। उसके बाद एक उनको आखिरी मैच मिला है इंग्लैंड के अगेंस्ट, वहाँ पे वो थोड़ा बहुत चले हैं लास्ट मैच। उसके बाद अब जितने भी उन्हें मैचेस मिले हैं, ये बॉलिंग पिचेस पे मैच मिले हैं, तो इसको देखते हुए मैनेजमेंट ये डिसीजन लेगी कि उन्हें नेक्स्ट सीरीज़ में खिलाया जाएगा। आई थिंक नेक्स्ट सीरीज़ भी हमारी ऑस्ट्रेलिया में जाके ही होगी, नेक्स्ट जो T20 सीरीज़ होगी। नेक्स्ट सीरीज़ हमारी वाइट बॉल के ऑस्ट्रेलिया में है, T20 और ODI दोनों हम खेलेंगे उधर जाके। अब उस्मान खान का एक तो पहली बात कि ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि आप बॉलिंग पिचेस पे खेल रहे हो तो आप रन नहीं करोगे, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आप इंटरनेशनल कैलिबर के प्लेयर हो, आपने कुछ किया है तो आप इंटरनेशनल, आप 24 करोड़ में से 11 में खेल रहे हो तो आप कुछ तो स्टैंड आउट करो। अगर मैं भी उधर जाके खेल रहा हूँ, मैं भी 3 पे आउट हो रहा हूँ, और एक जो सा वाकई सेलेक्ट होके गया है उस्मान खान, वो भी 3 पे आउट हो रहा है, तो कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना हमें। तो आप, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप गंदी पिच पे खेल रहे हो। दूसरी बात ये कि उनको चांस दिया जाएगा या नहीं, डिपेंड्स ऑन कि मैनेजमेंट क्या सोच रही है। क्योंकि मैनेजमेंट सुनने में आ रहा है कि सारी चेंज हो रही है, ऑपरेशन हो रहा है, जो वर्ड सर्जरी का वर्ड सुनने में आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस के बाद ग्रैंड सर्जरी होगी कोई मैनेजमेंट की। तो डिपेंड करता है नए कप्तान के, नए कोच के माइंडसेट पे कि वो क्या सोच रहा है उस्मान खान के बारे में। उस्मान खान की एक्चुअली जो इंक्लूजन इवन इस वर्ल्ड कप में भी मेरे ख्याल से उस कदर जस्टिफाइड नहीं थी। क्योंकि अगर हम PSL के परफॉर्मेंसेस भी देखें उस्मान खान को, क्योंकि हमने मिडल ऑर्डर में ही समवट ट्राई किया, नंबर 3 पे ट्राई किया, लेकिन ओपनर नहीं खिलाया। तो नंबर 3 पे PSL में सलमान अली आगा वाज मोर देन एक्सेप्शनल। उसके अलावा जो मेरा ख्याल प्रेसिडेंट कप हो रहा था उसमें सलमान अली आगा ने मेरा ख्याल कोई 50 बॉलों पे सेंचुरी की थी, जस्ट अ वीक बिफोर वर्ल्ड कप वाज गेटिंग स्टार्टेड। तो आई थिंक सलमान अली, अगर आपने उस्मान खान को ही सिलेक्ट करना था इन द टीम तो सलमान अली आगा शुड हैव बीन प्रेफर्ड ओवर उस्मान खान। अगर आपने मिडिल ऑर्डर में उसको खिलाना था तो स्टिल अगर आप टॉप ऑर्डर में उसको चांस दे सकते थे तो फिर चलो कोई सीन बनता था, क्योंकि PSL में वो जिस जगह परफॉर्म करके हैं उधर ही आप उनको चांस दें। बट या मेरे ख्याल से तो उनकी वर्ल्ड कप में सबसे पहले इंक्लूजन ही जस्टिफाइड नहीं थी। उनके इंक्लूजन का मुझे मकसद ही सिर्फ, उनके इंक्लूजन की वजह सिर्फ एक ही समझ आ रही थी कि वो UAE को छोड़ के आए हैं, तो PCB हैज़ हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम कि अगर आप UAE को छोड़ दोगे तो हम आपको एक वर्ल्ड कप खिला देंगे। और उस कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे उन्होंने PCB बाउंड हो गया और उनको टीम में रख के वर्ल्ड कप खिलवा दिया। ये अभी हम PSL की बात कर लेते जो इस साल हुआ था। शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया गया, न्यूजीलैंड से आप 4-1 से हारे हैं। उसके बाद आई गेस PSL स्टार्ट हुआ है, फिर आपने दोबारा से बाबर आजम को कैप्टन बना दिया, और फिर आपका एक काकूल की ट्रेनिंग सेशन हुई है। उसके बाद आप आयरलैंड से हारे हैं, इंग्लैंड से हारे हैं, फिर आप वर्ल्ड कप के पहले स्टेज से बाहर हो गए हैं। कभी ऐसा हुआ तो नहीं था कि हम किसी एसोसिएट टीम से हारे हों? ये अनफॉर्चुनेट इवेंट था या फिर ये वाकई हम एक बैड ट्रैक की तरफ चल रहे हैं? हम बैड ट्रैक की तरफ चल नहीं रहे, हम बैड ट्रैक की तरफ आ चुके थे द मोमेंट शाहीन वाज मेड द कैप्टन ऑफ द टीम, और मे बी व्हेन ही वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कैप्टनसी, और जब बाबर को रीअपॉइंट किया गया था एज अ कैप्टन, उस टाइम मेरे ख्याल से हम बैड ट्रैक पे आ चुके थे। क्योंकि अगर एक टीम एज अ टीम नहीं खेल रही तो वो टीम ऑब्वियसली स्ट्रगल करेगी। एंड व्हेन शाहीन वाज रिमूव्ड फ्रॉम कैप्टनसी, और जिस तरह का हमारा माइंडसेट है पाकिस्तान में लोगों का, नॉट जस्ट प्लेयर्स, सभी ऐसा सोचते हैं कि हम पावर लेके किसी और को दे दी तो किसका दिल करता है काम करने का। तो टीम के अंदर ग्रुपिंग हो गई और टीम वाज़न्ट प्लेइंग एज अ टीम, तो फिर स्ट्रगल करना इनेविटेबल था, और दैट्स व्हाट हैपेंड। हम आयरलैंड से हारे, इंग्लैंड से हारे, हम हारे थे। इवन लोग कहेंगे 2022 में भी हम जिम्बाब्वे से हारे हैं, बट इट वॉजेंट एज बैड जितना हम इनसे आयरलैंड से हारे हैं और USA से हारे हैं। वी शुड हैव वन USA वाला मैच। तो या आई थिंक जो सा टीम के अंदर डिवीजन्स आई हैं, दैट वाज द रीज़न कि हम क्यों हार रहे हैं, इतना कंसिस्टेंटली हम गंदा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, दैट्स द रीज़न आई थिंक। तो अगर हम अपनी इस टीम को देखते हैं, करंट टीम में
सबसे पहले बैटिंग में चले हम, बाबर एंड रिजवान को 2 मिनट के लिए साइड पे कर देते हैं। साइम अयूब को इतने चांसेस मिले हैं लेकिन अभी तक एक मैच में भी वो क्लिक नहीं कर सके जो हम कहें कि यार अच्छी इनिंग खेल ली है, इवन दो कि वो ओपनर आ रहे हैं। उसके बाद हमारा मिडिल ऑर्डर में चाचा इफ्तिखार नहीं चल रहे। इसके बाद अगर हम देखते हैं हमारे बॉलिंग में भी आई थिंक कि वो अभी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान बॉलिंग में जाना जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या इश्यूज़ हैं? शाहीन की इंजरी के बाद से आप देखें कोई इतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, तो आपको क्या लगता है इस पर? सबसे पहले बैटर्स की बात करूँ तो आई वुड अगेन टेक यू बैक टू ट्रैक्स। पाकिस्तान में जिस तरह की पिचेस बनाई जाती हैं वो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं। अब जो उनसे अनकुक्ड प्लेयर्स हैं, साइम है, हारिस है, या कोई भी यंग प्लेयर, मैं इनका नाम ख़ास तौर पे ले रहा, मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए कह रहा हूँ, जो यंग प्लेयर्स अनकुक्ड प्लेयर्स जो होते हैं वो ऐसी पिचेस पे खेलते हैं जिनको डोमेस्टिक का भी रगड़ा नहीं लगा हुआ, जिन्होंने सिर्फ PSL वगैरह या नेशनल T20 ही खेला है। ऐसी फ्लैट पिचेस पे खेलते हैं, वहाँ वो 60 बॉल पे 100 करते हैं, 50 पे 100 करते हैं, और उस तरह की क्वालिटी हमें नहीं अनफॉर्चुनेटली देखने को मिल रही PSL में पिछले 3-4 साल से। जब PSL उधर होता था UAE में तब समवट बेटर क्रिकेटर्स आते थे, अब तो बिल्कुल ही मतलब अब नहीं आते, हम वी कांट डिनाई दिस। तो एक तो उस तरह की बॉलिंग क्वालिटी नहीं है। हर टीम PSL की देखा जाए तो एक टीम में एक ही कोई अच्छा बॉलर होता है जिसको वो अच्छा सा सी ऑफ करके और बाकियों को फिर धोते हैं। एक तो पिचेस की कंडीशन कि आप इतनी फ्लैट ट्रैक्स बना के दे रहे हो, बाहर जाके थोड़े से मुश्किल ट्रैक्स आते हैं तो उनसे खेला नहीं जाता, थोड़े से बॉल उछलना स्टार्ट होती है, जैसे न्यूजीलैंड में हमने देखा था, थोड़ा सा इधर उधर सीम होती है इंग्लैंड में थोड़ी बहुत, तो नहीं खेला जाता उनसे। हालांकि इंग्लैंड में अच्छे ट्रैक्स थे, हम ये नहीं कह सकते इंग्लैंड में बॉलिंग विकेट्स थी, इंग्लैंड में अच्छे बैटिंग विकेट्स ही होती हैं, लेकिन वहाँ भी स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि दे वंट फमीलियर विद द कंडीशंस। उनको आदत ही ऐसी है कि फट्टा विकेट बना दो जहाँ 3 फीट बॉल ने उठना है और उसको बस दे मारी जाओ। तो ट्रैक्स का मेरा ख्याल सबसे बड़ा मसला जो वर्क होना चाहिए वो हमारे ग्रास रूट लेवल्स पे, हमारी पिचेस पे होना चाहिए कि हम किस तरह की पिचेस पे। एक रमीज़ राजा ने वो इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ पे ड्रॉप इन पिचेस लाई जाए, तो आई थिंक दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव। अपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को थोड़ा सा अच्छा माहौल मिलता कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे प्रैक्टिसेस होती हैं, तो इट वाज अ गुड इनिशिएटिव, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो सका, या शायद PCB के पास पैसे नहीं थे। पैसे होगा तो मसला नहीं होगा, PCB इज़ वन ऑफ रिच बोर्ड्स, तो पैसों का तो मेरा ख्याल से इतना मसला नहीं होगा। कोई और मसाइल होंगे, सियासत वगैरह चल रही होगी कोई, तो मेरे ख्याल से जो बैटर्स का मसला है तो ट्रैक्स का ही है। और बॉलर्स का मसला इस तरह से हमारी उस तरह की बॉलिंग क्वालिटी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि अब देखें एक तो आप गलत मिसालें सेट कर रहे हो। पहली बात सबसे गलत मिसाल सेट कर रहे हो आप जो रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस लेके आ रहे हो। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिटायर्ड प्लेयर, लेकिन आप उनको जब वापस लेके आ रहे हो तो आप अपने डोमेस्टिक के बॉलर्स को ये आप दे रहे हो, मैसेज दे रहे हो कि यू आरंट रियली रिक्वायर्ड। आप जितना मर्जी अच्छा परफॉर्म करो, यू आर ऑफ नो यूज़। हमने उन्हीं के साथ जाना है जो कि रिप्यूटेड प्लेयर्स हैं, हमने उन्हीं के साथ जाना है जो कि पास में अच्छा करते रहे, नो डाउट के पास में अच्छा किया, लेकिन रिप्यूटेड हैं और जिनकी हाइप है, जिनके फैंस हैं, फ़ैन बेस हैं, हमने उन्हीं के साथ ही जाना है। तो आप एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे, क्योंकि अभी इस बार भी जब आमिर सेलेक्ट हुए हैं, आमिर की PSL में परफॉर्मेंस कोई हम एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस तो नहीं कह सकते ना, वेरी ऑर्डनरी परफॉर्मेंस थी। शाहीन की भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। इवन हसन अली की मैं बात कर रहा था, लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, मैं उनके हक़ में नहीं हूँ, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी आमिर से, बट स्टिल आमिर इज़ इन द टीम बिकॉज ऑफ हिज रेपुटेशन। तो सेम इज़ द केस विद सो मैनी अदर बॉलर्स। अब्बास अफरीदी वो तो खैर टीम में भी थे, मोहम्मद अली जो कि बहुत बड़ा मिस हमें लग रहा है मुल्तान सुल्तान्स के, वो टीम में सेलेक्ट नहीं हो सके। मोहम्मद अली उससे पहले बैक इन द डेज़ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के मुसलसल 2 सीजन्स के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। तो अगर आप इस तरह के डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को टीम में नहीं लेके आओगे तो अच्छा मैसेज नहीं जाएगा बॉलर्स को। आप रिटायर्ड प्लेयर्स को वापस लाओगे तो दैट्स वाई आई थिंक कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, और जो उनसे टीम के अंदर लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। उनको पता है कि हम बुरा करेंगे हम तब भी टीम में ही रहेंगे, जैसे शाहीन है, नसीम है, आमिर हैं, उनको पता है कि हमने तो रहना ही है टीम में। रेपुटेशन इतनी है और ऊपर से फ़ैन बेसिस का प्रेशर, सोशल मीडिया प्रेशर बहुत ज़्यादा ही लेता है PCB, पता नहीं क्यों। तो या आई थिंक इस वजह से। तो अब आपको क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? बिकॉज 1 महीने के बाद बांग्लादेश सीरीज़ है। एक तो हमारा ऑपरेशन वाली बात भी आपने अभी कर ही दी है खुद से, और उसके बाद हम ये सुनने को भी आ रहा है कि जो शान मसूद हैं वो चाह रहे हैं कि 3 बड़े नाम ना हों इस बार सीरीज़ के अंदर। इवन दो कि वो तो सोशल मीडिया पे जिन प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी टीम के अंदर थे, जैसे आमिर जमाल हो गए, सरफराज अहमद हो गई, ये ऑस्ट्रेलिया में भी गए हुए थे साथ में। तो चलें कोई 2-3 नए चेहरे आ जाएंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट सीरीज़ एंड देन चैम्पियन ट्रॉफी भी आ रही है। तो आपको कैसे लगता है कि ये सिचुएशन हम किस तरीके से हैंडल कर सकेंगे? ये बात मैं कह रहा था कि मोहसिन नकवी वाली बात, उनका मैं वर्ड्स कोट कर रहा था, खुद से कुछ नहीं बोल रहा, उन्होंने कहा था ये। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो शान मसूद चाहते हैं कि 3 मेन प्लेयर्स टीम से बाहर रहें बांग्लादेश वाली सीरीज़ के लिए,
तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है। शान मसूद एक बहुत इंटेलिजेंट कैप्टन है, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एज ए कैप्टन। वो इधर डोमेस्टिक में साउथ पंजाब की कैप्टनसी करते रहे हैं, मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी करते रहे हैं, कराची किंग्स की कैप्टनसी की है, इवन उधर ग्लैमॉर्गन की कैप्टनसी की है मेरे ख्याल से, 2 काउंटीज़ की इनफैक्ट कैप्टनसी कर चुके हैं वो। तो वो सीजन कैप्टन है, उनको कैप्टनसी का तजर्बा है। और वो अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात मेक सेंस, क्योंकि इवन ही फील्स के टीम के अंदर ग्रुपिंग हुई हुई है, तो ही वांट्स टू रिमूव एवरीवन हु इज़ द जड़, जो रूट है उस ग्रुपिंग की, उन सबको ही बाहर करेंगे ताकि टीम एक यूनाइट हो सके, एक यूनिट की तरह खेल सके। तो ही अगर टीम एक एज ए यूनिट नहीं खेलेगी तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो दैट्स व्हाट शान मसूद इज़ सीइंग। इसलिए वो चाह रहे हैं कि शाहीन, रिजवान और बाबर बाहर रहें ताकि नए लड़के आएँ, एज अ यूनिट खेला जाए। वैसे मेरे ख्याल से इनके बाहर होने से पाकिस्तान को इतना नुकसान होगा भी नहीं, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंसेस हमने ख़ास तौर पे बॉलर्स की देखी है ऑस्ट्रेलिया में, खुरम मंजूर की, मीर हमज़ा की, आमिर जमाल की, तो मेरे ख्याल से शाहीन की कमी महसूस नहीं होगी पाकिस्तान को इन द प्रेजेंस ऑफ नसीम शाह। उसके अलावा बैटिंग में किया जाए, जो 2 स्टालवार्ड्स पाकिस्तान की बाहर हो रही हैं बाबर और रिजवान की शक्ल में, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान को उनकी भी इतनी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए, गिवन दैट्स एशियन कंडीशंस में सरफराज वैसे ही रिजवान से बेहतर हैं। रिजवान वेस्ट में जाके अच्छा खेलते हैं, इधर ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जाके अच्छा खेलते हैं, लेकिन एशियन कंडीशंस में सरफराज इज़ वे बेटर दैन रिजवान। उनकी जो स्वीप पक्की है, स्पिन को वो अच्छा खेल लेते हैं, और यहाँ पे स्पिनर्स ही ज़्यादा लगे होते हैं। और इवन पास में हमने रिजल्ट्स भी देखे हैं, सरफराज को यहाँ पे परफॉर्म करते हुए देखा है। तो मेरे ख्याल से बैटिंग में पाकिस्तान को इतना मसला नहीं होगा। बाबर आजम का थोड़ा खला पैदा होगा, लेकिन आप डोमेस्टिक 1-2 परफॉर्मर्स हैं जो अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उस्मान सलाहुद्दीन है, आप उनको चांस दे के दे सकते हो। कामरान गुलाम को चांस दे के देख सकते हो। तो मेरे ख्याल से चांस लिया जा सकता है इन तीनों को रिमूव करके टीम से, ताकि टीम को यूनाइट होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि कोई भी एक इंडिविजुअल से टीम बड़ी होती है ऑब्वियसली, तो आप इन तीनों को निकाल दो जो टीम में मसाइल पैदा कर रहा है। अगर शान मसूद को ऐसा फील होता है कि इनके बगैर टीम अच्छी चल सकती है, तो आई एम ऑल इन फॉर दिस डिसीजन। यार हमारे यहाँ एक बड़ा ट्रबल ये है कि जैसे अभी आपने शान मसूद के बारे में बात की है, इवन दो अभी परसों भी एक मैच हो रहा है वहाँ पे, वो इंग्लैंड में खेल रहे हो, बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, इवन दो T20 खेल रहे हैं वहाँ पे, और देखा जाए तो मुझे तो बेहतर लगते हैं जैसे आपने बात की है। लेकिन हमारे यहाँ आई डोंट नो क्यों उन्हें प्रेफर नहीं किया जाता। 2022 के वर्ल्ड कप में वो नंबर 4 पे खेलते थे, अच्छा खेलते थे, और फाइनल में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अगेंस्ट इंडिया भी अच्छी परफॉर्मेंस दी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि जो एक प्लेयर है जिसकी इनसाइट बहुत अच्छी हो और वो गेम सेंस बड़ी अच्छी हो, हम उसको उस तरीके से प्रेज़ नहीं करते। एक मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बात की कि अगर एक प्लेयर आता है, 3-4 गेंदें खेलता है, 2-3 चौके लगाता है, एडिटर्स को एस्थेटिक वीडियोस बनाने का एक मोमेंट मिल जाता है, बस उनके लिए वो बैट्समैन सबसे अच्छा है। वो ये नहीं देखते कि इसने विनिंग इंटेंट शो की है कि नहीं की, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, कोई स्टैट नहीं देखते। तो ये क्यों हमारे कंट्री में इस तरह है? इवन जो बात आपने की, इवन ये बात प्लेयर्स को ख़ुद को भी पता है कि अगर हमने 1-2 फ्लैम्बॉयंट शॉट्स खेल दी तो हम ऊपर हैं। सोशल मीडिया गेम सब प्लेयर्स को पता है हमारी ऊपर होनी ही चाहिए। इवन अहमद शहजाद अभी जो ताबिश हाशमी के प्रोग्राम पे बैठे हुए हैं, इवन वो बात कर रहे थे कि प्लेयर्स तो एक्चुअली अपनी PRs के पैसे देते हैं जर्नलिस्ट को कि वो स्पेशल कैंपेन्स चलाएं इस काम के लिए। सोशल मीडिया का पता नहीं इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा क्यों है पाकिस्तान में। दूसरी बात जो आपने बात की है इसकी शान मसूद की, शान मसूद का एक्चुअली पाकिस्तान में क्या सीन है कि स्ट्राइक रेट को बहुत ज़्यादा हाइप दी जाती है कि स्ट्राइक रेट की आवाम बहुत ज़रूरत से ज़्यादा स्ट्राइक रेट की फ़ैन है पाकिस्तान में आवाम। तो शान मसूद के बारे में क्या मशहूर है कि वो स्लो खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट प्लेयर हैं। ऐसा नहीं है, उनका अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन है उनके पास, जब वो जैसा रिक्वायर्ड होता है वैसा खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से जो सा ये स्ट्राइक रेट वाला कीड़ा है ना, दैट्स व्हाट गेटिंग शान मसूद नीचे, हाँ, आउट ऑफ द टीम। वो शान मसूद को टीम में आने नहीं दे रहा। लोग कहते हैं कि स्लो खेल रहा है, पहली बाबर रिजवान टीम के अंदर हैं। इवन मैं तो कहता हूँ कि आप अफोर्ड कर सकते हो, इवन T20s बेशक चल रहे हैं, आप 1 या 2 एंकर्स टीम में अफोर्ड कर सकते हो जो कि आपको टीम में लेके चलें। अगर आपके पास 8 के 8 थ्रेशर्स आपने रखे हुए हैं पहले नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक, और पहले ओवर में 3 आउट हो जाते हैं आपके, तो यू नीड समवन जो कि आपको 13-14 ओवर खेल के दे। तो और सिमिलरली अगर आपके फॉर एग्जांपल लोग कहेंगे अगर नहीं आउट होते तो तेज़ तो खेलना होता है, तो शान मसूद तेज़ खेल सकते हैं, बाबर तेज़ खेल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से एंकर्स को उतनी इंपॉर्टेंस पाकिस्तान में नहीं दी जाती जितनी उनको दी जानी चाहिए, और बिल्कुल इसी वजह से शान मसूद के फैंस नहीं हैं और इसी वजह से वो टीम से बाहर रहते हैं। ओके, अभी आपने अहमद की बात की है। अहमद शहजाद और उमर अकमल एक प्रोमिनेंट किसी दौर में नाम था पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। उमर अकमल का तो माशाल्लाह से उन्होंने शर्ट उतार दी 1 हफ़्ता पहले। अहमद शहजाद तो अब वो कह रहे हैं कि मैं तो मायूस हो गया, मैं तो आ नहीं सकता कभी भी वापस टीम में। हमने ये सुना है कि उमर अकमल जो थे वो, आपको याद होगा 2016 का वर्ल्ड कप, जब वो इमरान खान उधर गए हुए थे, इमरान खान को उन्होंने बोला था कि मुझे प्रमोट किया जाए। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि ऑन एंड ऑफ ही हैं उमर अकमल। 2019 लास्ट था उनका, तो अब वो
डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो परफॉर्मेंस वाइज टीम से बाहर हैं या वो इस अगेंस्ट द सिस्टम गए हैं तो टीम से बाहर हैं? हैं तो वो परफॉर्मेंस वाइज ही टीम से बाहर, क्योंकि उमर अकमल जब लास्ट टीम से बाहर हुए थे मेरे ख्याल से 2019 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जब पाकिस्तान श्रीलंका से होम में T20 सीरीज़ हार गया था, और मेरे ख्याल की लास्ट हाँ 2 मैचेस में उसने डक पे आउट हुए थे। और उस टाइम पे इफ्तिखार अहमद अपनी फॉर्म की पीक पे थे, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा खैबर पख्तूनख्वा से परफॉर्म कर रहे थे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड से उन्होंने अगले PSL में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। तो हुए तो वो परफॉर्मेंस पे ही हैं बाहर। और खैर उन दिनों आसिफ अली बहुत ज़बरदस्त हिटिंग फॉर्म में थे, 21 में उन्होंने 2-3 पाकिस्तान को मैचेस भी जितवाए थे वर्ल्ड कप के। तो हुए तो वो परफॉर्मेंस की बेस पे ही हैं बाहर। ये तो बहाने होते हैं जो बाहर चला जाता है, वो कहता है कि भाई मैं सिस्टम के अगेंस्ट गया हूँ इसलिए मुझे बाहर किया जा रहा है। तो उमर अकमल तो परफॉर्मेंस पे ही बाहर हुए हैं। दूसरी बात अहमद शहजाद की आपने की, अहमद शहजाद का अब क्या सीन है? अहमद शहजाद भी एक्चुअली जो कह रहे हैं कि उनको मायूस हो गए हैं, उन्होंने भी मायूसी अब उन्होंने देख लिया ना कि वो एक्चुअली चाहते थे कि PCB जो सा सोशल मीडिया प्रेशर वो बनवा रहे हैं, क्योंकि अभी PSL के ड्राफ्ट होने से पहले बहुत ज़्यादा हाइप थी अहमद शहजाद की, एडिट्स बन रहे थे बहुत ज़्यादा, उनके वो जो हेयर कट नया था वो बहुत वायरल हो रहा था। तो अहमद शहजाद की बहुत ज़्यादा हाइप बन चुकी थी। कुछ तो लोग ये भी कहते हैं, मुझे अब नाम भूल गया किसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने तो यही कहा था कि अहमद शहजाद ने, इवन वो जो फरीद खान एक जर्नलिस्ट हैं शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको तो बाकायदा पैसे दिए थे कि उनके नाम की कैंपेन करें। तो लेकिन वो बात नहीं बनी, उनको PSL की किसी टीम में सेलेक्ट नहीं किया, और PSL की टीम में सेलेक्ट नहीं किया तो ऑब्वियसली टीम में कहाँ ही आएगी, टीम की सिलेक्शन होती है PSL की बेस पे सोलली। तो अब उन्होंने देख लिया कि अब उनके पास कोई चारा है ही नहीं, तो वो कह रहे हैं मैं मायूस हो गया हूँ। अब ऑब्वियसली इसमें उनका खुद का ही कसूर है, खुद का कसूर ऐसे, अगर चलो आप टीम में बाहर हो कैप्टन के अगेंस्ट जाके या मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाके आप कह रहे हो कि मैं सिस्टम के अगेंस्ट हूँ इसलिए टीम के बाहर हो, लेकिन आप PSL की टीम्स तो सारी इंडिपेंडेंट हैं, सारे 6 आप फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, वो प्राइवेटली रन करते हैं, आप उनको भी इम्प्रेस नहीं कर पा रहे, तो मसला तो ऑब्वियसली फिर आप में ही है ना। तो कोयटा को ब्लेम कर रहे थे कि मुझे ऐड नहीं किया उन्होंने टीम में। कोयटा नहीं, वो सबको ब्लेम कर रहे थे, वो फुल जिच हो चुके हैं। कोयटा का तो बाकायदा उन्होंने नाम भी लिया था कि मैंने उनको एक जितवाया टूर्नामेंट, और उसके बावजूद अगर मैं किसी और टीम से खेलता तो वो मुझे ले लेते, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा ये जो 6 टीम्स आई हैं इन 6 की 6 से नहीं खेलूँगा दोबारा कभी। लेकिन मुझे लगता है अभी उनको अगर अगले PSL में चांस कोई टीम देती है तो वो खेल लेंगे। ही इज़ नॉट अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स। तो पिछले 2 टूर्नामेंट्स जो डोमेस्टिक के चल रहे थे उसमें कैसे खेले थे? वो तो ठीक नहीं चल रहे थे, होना नहीं था चाहिए उनको। अहमद शहजाद के पिछले डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स, हाँ पिछला डोमेस्टिक का टूर्नामेंट उन्होंने अच्छा खेला था, लेकिन उन्होंने अच्छा खेला था स्टार्ट में। पिछला डोमेस्टिक में एक्चुअली पाकिस्तान ने अपना स्ट्रक्चर दोबारा चेंज किया था उसके आने के बाद, ज़का अशरफ और उसके नजम सेठी के आने के बाद। तो पाकिस्तान ने डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज किया था। वो टूर्नामेंट का मुझे नाम भूल गया, कौन सा, मेरा ख्याल नेशनल T20 कप ही था जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट दोबारा आई थी। उसमें उन्होंने स्टार्ट के मैचेस बहुत ज़बरदस्त खेले थे, सही कह रहे हैं आप, लेकिन व्हेन इट मैटर्ड, जब टूर्नामेंट एंटर्ड द बिजनेस एंड, उसके बाद अहमद शहजाद के मेरा ख्याल 4 या 5 मैचेस बिल्कुल ही ख़राब गए थे और उनकी टीम जीत भी नहीं पाई थी। तो मेरे ख्याल से छोटे मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट व्हेन इट मैटर्ड ही फेल्ड टू परफॉर्म एज मच एज ही शुड हैव परफॉर्म्ड। उनके बरक्स एक क्रिकेटर जिनका आप नाम लिए ही नहीं अभी तक, साहिबजादा फरहान है, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया था इवन एट द स्टार्ट एंड एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। और इवन उन्होंने PSL में भी इस बार स्टार्ट में तो अच्छा खासा ही परफॉर्म किया था लाहौर की तरफ से, बाद में जाके वो भी थोड़ा बैठ गए थे जब लाहौर बाहर हो गया था। तो मेरे ख्याल से अहमद शहजाद कैन ओनली ब्लेम हिमसेल्फ। ओके, साहिबजादा फरहान की अब बात कर लेते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेयर, उस्मान खान की अभी हमने बात की है, सारे ओपनर्स हैं, लेकिन जब इनको टीम में मौका मिलता है तो ये नंबर 4 5 पे साहिबजादा फरहान को T20 में मौका मिला न्यूजीलैंड वाले मैच, वो कितना आखिर में जाके उनको मिला, तो ये जस्टिफाई तो नहीं होती ना फिर उनकी पोजीशन? बिल्कुल जस्टिफाई नहीं होती। अब देखें टीम में लेकिन आप इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। टीम में सिलेक्शन के लिए 2 क्राइटेरियाज होनी चाहिए, एक आपकी परफॉर्मेंस आपको बैक कर रही हो, दूसरी टीम में आपकी जगह भी बनती हो। आप परफॉर्म करी जा रहे हो, लेकिन टीम में अगर आपको एडजस्ट किया ही नहीं जा सकता, जैसे फॉर एग्जांपल अभी 1-2 पहले, अब तो खैर ओपनिंग कॉम्बिनेशन हिलाया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से 2022 तक बाबर रिजवान को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता था, वो जितना ज़बरदस्त खेल रहे थे। तो अगर उस दौर पे अगर कोई प्लेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका अंदर आना समवट नहीं, टोटली इम्पॉसिबल है। जैसे फ़खर भी ही हैड टू प्ले एट नंबर 3, तो इस तरह आपकी टीम में अगर जगह नहीं बनी, एंड नाउ सेम इज़ हैपनिंग विद साहिबजादा फरहान। परफॉर्मेंस तो है उनके पास बहुत ज़्यादा, लेकिन उनकी टीम में जगह फ़िलहाल उस तरह से नहीं बन पा रही, क्योंकि T20 में क्या होता है, ज़्यादा ओपनर्स ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। इवन साइम, उस्मान, बाबर, रिजवान, फ़खर सब ओपनर्स ही हैं। घर में बैठे हुए हारिस जिनको आप नहीं ले गए, जिन पर बहुत ज़्यादा बात भी हुई है, वो भी ओपनर ही हैं।
तो ओपनर्स नहीं आना होता, तो जो आपके सीजनड ओपनर्स हैं जिनको आपको लग रहा है कि इनको ट्रस्ट दिया जाना चाहिए, बाबर रिजवान तो ऑब्वियसली जाने ही थे, तो मेरे ख्याल से साहिबजादा फरहान को साइम की जगह ही सिलेक्ट किया जा सकता था। तो मेरे ख्याल से मैं अगर खुद भी चीफ सेलेक्टर होता तो मैं ना करता साहिबजादा फरहान को साइम के ऊपर सेलेक्ट, बिकॉज ऑफ द फ्लैम्बॉयंस दैट साइम ब्रिंग्स इन द टीम। एक मैच भी उन्होंने वो जो न्यूजीलैंड वाला परफॉर्म किया था जिसमें 8 बॉलों पे 27 रन, वो तो पहला ही मैच था ना, पहला ही मैच था उनके अवे मैचेस का। हमारी अभी इस टीम में यही, जैसे अभी हमने बात की है, प्रॉब्लम है एक प्रॉपर मिडल ऑर्डर बैट्समैन का। तो डोमेस्टिक में कौन कौन से ऐसे प्रोमिनेंट नेम हैं? अगर हम देखते हैं खुशदिल शाह एक काफ़ी टाइम तक खेले हैं लेकिन क्लिक नहीं कर पाए। उस टाइम पर ओपनिंग स्टैंड भी 10-15 ओवर तक चला जाया करता था, तो पीछे 5 ओवर बच जाया करते। हफीज़ खेला करते थे लेकिन वो रिटायर हो गए, उसके बाद हमने देखा कि अभी तक कोई भी ऐसा मिडल ऑर्डर नहीं आया। जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम जो कि खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए, एक ऐसा प्लेयर निकल के आ रहा है, वो इस PSL में ही निकल गया है, जो मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ, सलमान अली आगा का। सलमान अली आगा एक प्रॉपर बिल्ट इन मिडल ऑर्डर बैट्समैन है जो कि अच्छी खासी काम करके आए हैं, डोमेस्टिक अच्छा खासा खेल के आए हैं। मेरा ख्याल 8-10 साल का उनका डोमेस्टिक का एक्सपीरियंस है और वो अब जाके टीम में आए हैं, तो उनको पता है कि स्ट्रगल कैसे करके आए हैं, उनको पिचेस का आइडिया, उनको कंडीशंस का पता है, उनको सिचुएशंस का पता है, कैसी सिचुएशन में कैसे खेलना। तो आई थिंक सलमान अली आगा कैन बी आर रियली इंपॉर्टेंट प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान गोइंग इनटू द फ्यूचर, प्लस ही ऑल्सो बॉल्स क्वालिटी ऑफ स्पिन। फिंगर स्पिनर्स पाकिस्तान के पास बहुत कम है, नवाज़ हैं उसके अलावा सलमान अली आगा के, लेकिन वो भी लेफ्ट हैंडर। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स पाकिस्तान के पास हैं ही नहीं, तो इट्स अ रेयरिटी के सलमान अली आगा जैसा प्लेयर आपके पास निकल के आया। दूसरा, उसके बाद आपने खुशदिल शाह की बात की है। खुशदिल शाह येस एक मिडल ऑर्डर बैटर हैं, लेकिन व्हाट आई फील कि उनको थोड़ा सा ऊपर खिलाया जा सकता है। अभी तो वो नंबर 6-7 पे खेलते हैं, लेकिन वो नंबर 4 पे भी खेल सकते हैं, नंबर 3 पे भी खेल सकते हैं ही, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल है। किसी प्लेयर का ऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल है तो ही कैन गो लॉन्ग। हर्षा भोगल की मैं बात कर रहा था एक बार अपने ही पेज पे कि व्हाट ही सेज अबाउट रिंकू सिंह जो इंडिया में हैं, कोलकाता से खेलते हैं। तो रिंकू सिंह इंडिया में एज अ हिटर जाने जाते हैं जस्ट बिकॉज नहीं, एक मैच नहीं, काफ़ी मैचेस उन्होंने जितवाए हुए हैं। एक मैच में तो उन्होंने यश दयाल को आई थिंक 5 छक्के मारे, 5 छक्के मार के मैच जितवा दिया था कोलकाता को। तो वो इंडिया में उनको कैसे देखा जाता है? एज अ हिटर ही देखा जाता है, क्योंकि वो बॉल हिट कर सकते हैं, लेकिन ही हैज़ गॉट पोटेंशियल। उनका ऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल है, ही कैन बैट लॉन्ग, वो लंबा खेल सकते हैं, नंबर 3 नंबर 4 पे खेल सकते हैं, वो इनिंग्स बिल्ड करके एंड पे आगे मार सकते हैं। उनकी एक तरह जैसे आसिफ अली है, उनके पास एक ही तरह की गेम है कि वो आगे हिटिंग कर सकते हैं। खुशदिल शाह और रिंकू सिंह जैसे प्लेयर्स की गेम थोड़ी डिफरेंट है। उनका ऑर्थोडॉक्स बैटिंग स्टाइल है, वो लंबा खेलेंगे और हिटिंग भी कर सकेंगे ऑब्वियसली। अगर आप उनको सिर्फ एज अ हिटर डालोगे तो फिर एक तो उनके साथ भी ज़्यादती है, दूसरा उनके आप टैलेंट को आप अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से आई एम नॉट कंपेयरिंग खुशदिल शाह एंड रिंकू सिंह। ऑब्वियसली रिंकू सिंह इज़ मच मोर टैलेंटेड दैन खुशदिल शाह, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली इंडिया की टीम में और खुशदिल शाह बाहर हैं, तो दैट क्लियर्स लॉट ऑफ पॉइंट्स। लेकिन व्हाट आई फील कि खुशदिल शाह को आप ऊपर ट्राई कर सकते हो नंबर 3-4 पे, ताकि उनको लंबा खिलाओ। अब नंबर 3-4 पे ट्राई करने का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अभी जो नंबर 3-4 पे खिलाए हुए हैं वो ओपनर्स हैं, तो एटलीस्ट खुशदिल शाह जब नंबर 3-4 पे खेलेंगे, एटलीस्ट वो मिडल ऑर्डर बैटर्स तो हैं, तो नंबर 3-4 की अगर बारी आ रही है 12वें ओवर में 13वें ओवर में, तो उनको पता है कि वहाँ से कैसे खेलना है। अगर ओपनर की बारी इतना नीचे जाके आ रही है तो उनसे तो बेहतर ही परफॉर्म करेगा ना मिडल ऑर्डर बैटर। तो ही डज़ मेक सेंस टू मी खुशदिल शाह, अगर उनको थोड़ा सा ऊपर खिलाया जाए। इवन मुल्तान सुल्तान, उनको हालांकि अच्छी खासी फ्रेंचाइज है, वो अच्छे ब्रेन्स होते हैं उनके पास, लेकिन खुशदिल उनके लिए खेलते हैं, लेकिन इवन वो भी उनको ऊपर चांस नहीं देते। आई डोंट नो, उनको शायद पता नहीं हिटिंग के लिए रखा हुआ है प्रॉपर। उनके पास इवन सीजन हिटर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ पोलार्ड, टिम डेविड खेलते रहे उनके पास से, लेकिन उनके बावजूद खुशदिल शाह को नंबर 6-7 पे ही खिलाते हैं। तो पाकिस्तान में खुशदिल शाह इज़ बीइंग डीम्ड एज ओनली अ पावर हिटर, उनको किसी और तरह से देखा ही नहीं जाता। तो आई थिंक उनका टैलेंट इज़ बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड, प्लस ही बॉल्स अ रियली गुड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, तो रियली गुड। मुल्तान उसे यूटिलाइज करता है, बट मुल्तान भी उनको बैटिंग में अंडर यूटिलाइज़ करता है। तो आई थिंक खुशदिल शाह के पोटेंशियल के साथ उनके साथ जस्टिस नहीं हो पा रहा। आई थिंक एक नाम हमारा रह गया, अब्दुल्ला शफीक, या तो उनको आप कहाँ देखते हैं? बिकॉज़ हमें जो चीज़ लगती है कि उनके पास बहुत वैरायटी है शॉट्स में, लेकिन अभी PSL भी उन्होंने खेला था, लेकिन T20 में तो उनका कहीं दूर दूर तक नाम, जैसे अब सलमान अली आगा ही नहीं आ रहे, तो वो तो उनका बहुत लंबा अभी पड़ा है। तो हाउ डू यू सी दैट? अच्छा, अब्दुल्ला शफीक का मैं पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। प्रॉपर हैंडसम बैटर हैं, हाई बैक लिफ्ट, लॉन्ग लीवर्स, प्रॉपर शॉट्स हैं उनके पास,
प्रीटी मच लाइक विराट कोहली। अब हर प्लेयर को हम विराट कोहली से ही कंपेयर करते हैं जो हमारा अच्छा होता है, लेकिन अब आप ऑब्वियसली अपने स्टैंडर्ड ऊपर रखोगे तभी आपके पास अच्छे प्लेयर्स निकलेंगे ना। तो अब्दुल्ला शफीक इज़ अ रियली गुड प्लेयर, आपने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन अब एक और बात जो कि मैं कहना चाहूँगा वो है पाकिस्तान में जो उनसा कल्चर ऑफ सेल्फिशनेस है, थोड़ा बहुत सेल्फिशनेस का कल्चर इसलिए है कि हमने देखा अब्दुल्ला शफीक PSL में खेलते हैं लाहौर कलंदर से खेलते हैं फ़खर ज़मान भी। फ़खर ज़मान नोज़ के वो पाकिस्तान की टीम में अगर खेलेंगे तो नंबर 4 पे ही खेलेंगे या 3 पे खेलेंगे, लेकिन स्टिल इसके बावजूद फ़खर ज़मान लाहौर से ओपन कर रहे हैं। अब अब्दुल्ला शफीक को नीचे आना पड़ रहा है उनकी वजह से। अब क्या हो सकता था कि फ़खर शुड हैव सेड कि अब्दुल्ला को ओपन करवाओ और मैं नीचे आता हूँ, क्योंकि फ़खर का फ्यूचर टीम में ही नीचे है, तो ही शुड हैव प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर दैट पोजीशन। तो मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक के साथ PSL में अगर परफॉर्मेंस ना उनसे होने की थोड़ी सी जस्टिफिकेशन ये हो सकती है कि उनको उनके पसंदीदा नंबर पे नहीं खिलाया गया, गिवन कि उनको उस नंबर पे खिलाया जा सकता था अगर फ़खर थोड़ी बहुत कुर्बानी देते तो। और उसके अलावा सेल्फिशनेस के कल्चर की मैं बात कर रहा था, ये हमें देखने को उधर भी मिलता है। शादाब खान इवन इस्लामाबाद के कैप्टन है, नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, नंबर 3 पे बैटिंग करते हैं, नोइंग के पाकिस्तान की टीम में उनका 3-4 पे वो रिक्वायर्ड ही नहीं है, वो रिक्वायर्ड ही नीचे हैं, तो वो उस तरह आते ही नहीं है 3-5-6 पे बैटिंग करने हैं, ताकि जिस नंबर पे टीम को आपकी ज़रूरत है उस नंबर पे आप करो ना बैटिंग। तो मेरे ख्याल से ये कल्चर सेल्फिशनेस का जो है थोड़ा बहुत, दिस इज़ डिस्ट्रॉइंग पाकिस्तान। एक ऐसा क्वेश्चन था जिसके ऊपर मेरी अपने दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा बहस हुई थी, उन्होंने खुद ही ये टॉपिक छेड़ा था, वो आया था फिटनेस का। फिटनेस के ऊपर बात पहले तो इतनी ज़्यादा गौर नहीं की गई, लेकिन हमने देखा है कि आज़म खान की जब से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, पहली दूसरी बॉल पे वो आउट हो रहे हैं, तो फिर ये क्वेश्चन उठने लग गया कि यार इनको अगर फिटनेस पे रखना था तो फिर शर्जील खान बेटर थे, इनको ये अगर रखना तो किसी और प्लेयर्स के भी नाम उन्होंने साथ में ऐड किए, तो फिर उमर अकमल को क्यों ज़रूरत पड़ रही है शर्ट उतार के दिखाने की, क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो द क्वेश्चन इज़ डज फिटनेस रियली मैटर्स एट द एंड, बिकॉज हमें चाहिए एक पावर हिटर, ठीक है, हमें वो नहीं हम देख रहे कि वो कितना लंबा चला है, हमें चाहिए कि आते छक्का मार दे। तो उस पर क्या आपका? देखें, इस पे 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। पहली बात तो ये कि क्रिकेट उस तरह का स्पोर्ट नहीं है जैसा फुटबॉल है या बास्केटबॉल है, जिसमें 11 के 11 प्लेयर्स को इक्वली फिट होना ज़रूरी है। क्रिकेट में हर प्लेयर का अलग रोल है और उससे अलग रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल आपकी जो शाहीन से रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट आपकी रिजवान से नहीं है, या वो रिक्वायरमेंट आपकी आज़म खान से नहीं है। आज़म खान का काम है आगे छक्के मारना, उसका काम कोई ज़्यादा रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतना काम है ही नहीं उसका। उससे आप रिक्वायर ही आप ये करोगे कि वो आगे छक्के मारेगा, 6 बॉलों पे 4 छक्के हमें मार देगा, जो कि वो नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से उसको गालियाँ पड़ रही हैं। अगर वो ये कर दे तो उसकी फ़िटनेस पे बात भी नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से क्रिकेट एक डिफरेंट किस्म का स्पोर्ट है, उसमें हर प्लेयर की को इक्वली फिट होना ज़रूरी नहीं है। आज़म खान की जो फिटनेस थोड़ी कम है वो जस्टिफाइबल तो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हो और अगर आप नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 24 करोड़ में से निकल के आप आए हुए हो, तो यू शुड बी एबल टू लुक एटलीस्ट लुक प्रेजेंटेबल, एटलीस्ट लुक लाइक अ स्पोर्ट्समैन। आप तो लगते ही नहीं हो कि आप स्पोर्ट्समैन हो, खाने के कोई कॉम्पिटिशन में आए हुए हो। तो मेरे ख्याल से लेकिन आज़म खान की हद तक उनके हद तक उनको फिटनेस पे काम करना चाहिए, लेकिन एज अ व्यूअर हमें उनको इस बात पे जज नहीं करना चाहिए कि वो मोटा है तो वो उनकी रिक्वायरमेंट ही टीम में सिर्फ छक्के मारने की, और मोटो में ऑब्वियसली अंडरस्टूड सी बात है जान ज़्यादा होती है, तो दैट्स व्हाट रिक्वायर्ड फ्रॉम हिम। लेकिन एज अ स्पोर्ट्समैन आज़म खान को खुद देखना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, इतने लोगों में निकल के आया हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि लोग मुझे देखते हैं, मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, मुझे पैसा लगता है कौम का, तो मुझे थोड़ा बहुत खुद पे काम करना चाहिए। ये जो शादाब खान जब आए थे 2017 में, तब से लेके 2021 तक ये क्लच प्लेयर थे हमारे। स्पिन में आते थे, मिडल ओवर सारे संभाल लेते थे, बैटिंग में आते थे तो अच्छा खासा एंकर कर जाते थे। लेकिन 2023 के वर्ल्ड कप से या आई थिंक सो एशिया कप से, तब से लेके अब तक उनका कोई भी ऐसा मैच नहीं है, या फिर उनका मैच होगा तो वो 6 की इकॉनमी होगी, विकेट लेस होंगे, या फिर उनको आते ही फुल टॉस वो कर रहे हैं। तो कोई उनका कॉन्फिडेंस मैटर बहुत ज़्यादा हो गया है, या फिर उनकी कोई ऐसी इंजरी है जिसको वो इमाद वसीम की तरह हाइड कर रहे हैं, या कोई उनका एक्शन इस तरीके से हो गया, क्या आखिरकार इशू बना है? शादाब का एक्चुअली सीन ये है, शादाब इंजर्ड हुए थे पहली बार 2019 में, जब उनको कमर की इंजरी हुई थी। टीम से काफ़ी अरसा बाहर भी रहे थे और काफ़ी अरसा आउट ऑफ फॉर्म रहे थे वो। मेरा ख्याल उनकी एवरेज 40 पे चली गई थी, बॉलिंग एवरेज, इतना ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस ख़राब हो गई थी। तब से शादाब ने एक छोटा सा कमबैक किया था 21 के वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप में उनकी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी विद द बॉल, बैटिंग तो उनकी आई ही नहीं वर्ल्ड कप में, और तब से लग रहा था लोगों को कि वो वापस आ गए। लेकिन कमर की इंजरी इतनी जल्दी सही होती तो नहीं है, या आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। और पाकिस्तान में जैसे बुमराह ने प्रॉपर रेस्ट किया था, उनको कमर की इंजरी थी, तो 1.5 साल का प्रॉपर रेस्ट करने के बाद वो प्रॉपरली फिट हैं। शादाब तो कमर की इंजरी में थे लेकिन उन्होंने रेस्ट किया ही नहीं, वो मतलब हाफ फिट होकर भी टीम में खेलते रहे हैं।
उस टाइम पे खैर पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर था भी नहीं जब उस्मान कादिर और जाहिद महमूद को चांसेस दिए गए थे, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए थे। तो शादाब ने कहा कि बाहर निकलने से अच्छा है कि टीम में ही रहो, बेशक हाफ फिट ही रहो। तो उन्होंने रेस्ट नहीं किया। तो मेरे ख्याल से वो जो 19 वाली इंजरी है ना, वो अभी तक 100% क्योर नहीं हुई शादाब की, जिसकी वजह से उनका एक्शन भी थोड़ा बहुत स्टिफ लगते हैं। 4 या 5 ओवर्स करवाने के बाद उनकी कमर थोड़ी सी स्टिफ लगने लग जाती है, फुल टॉसेस करते हैं, हाफ ट्रैकर्स मारते हैं प्रॉपर। तो मेरे ख्याल से उस तरह की वो 100% फिट नहीं है शायद, या उनको ब्रेक चाहिए, फिजिकल ब्रेक और मेंटल ब्रेक, दोनों तरह के उनको ब्रेक्स चाहिए शादाब को, क्योंकि जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं, नेशनल टीम से खेलते हैं, रेगुलर प्लेयर है नेशनल टीम के, PSL के कप्तान है फ्रेंचाइज़ के, ऊपर से 2 लीग्स जो PCB ने अलाउ की हुई हैं उनको वो खेलते हैं जाके। तो उनको रेस्ट ही नहीं मिलता उनकी बॉडी को। मेरे ख्याल से उनको प्रॉपर फिजिकल और मेंटल ब्रेक चाहिए इफ़ वी वांट टू सी द बेस्ट। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग रिलेटेड मैनेजमेंट। प्रॉब्लम यह है कि अभी वहाब रियाज साहब मैनेजमेंट में आ चुके हैं। अब ये प्रॉब्लम है या ये ब्लेसिंग है, ये तो अब हम डिसाइड करेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि उसामा मीर का सुना था कि एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्ट था, जो कि वहाब रियाज ने अपनी ईगो की वजह से उनको नहीं होने दिया, जाने नहीं दिया। तो आपको कैसा नज़र आता है कि जब बहुत ज़्यादा अच्छे एक्सपीरियंस वाले प्लेयर्स टीम के अंदर कंट्री के अंदर मौजूद हैं, जिनको कोचेस बनाया जा सकता है या कोई भी ओहदा दिया जा सकता है, उसके निस्बत हम वहाब रियाज को ये ओहदा दे रहे हैं, और आपको लगता है ये जस्टिफिकेशन है या नहीं? पहली बात तो वहाब रियाज मेरे नहीं ख्याल से कि ऑन मेरिट अपॉइंटमेंट है। वहाब रियाज के क्यों पाकिस्तान में ताल्लुकात चाहिए होते हैं सबको। वहाब रियाज साहब के ताल्लुकात हैं काफ़ी ज़्यादा। इवन वो पंजाब के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहे, इंटरिम स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे मोहसिन नकवी के टाइम पे। अब मोहसिन नकवी ये बने हैं चेयरमैन PCB बने, तो वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर भी सुनने में आ रहा है कि अब चीफ सेलेक्टर बनेंगे अगली कमेटी के वो। तो क्या सीन है कि वहाब रियाज ऑन मेरिट अपॉइंटमेंट मेरे ख्याल से तो नहीं है। दूसरी बात, जो उसामा मीर की बात आपने की कि उन्होंने अपनी ईगो की वजह से उनको नहीं कॉन्ट्रैक्ट लेने दिया द 100 का, मेरे ख्याल से नहीं, वाइटलिटी ब्लास्ट का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो मेरे ख्याल से ईगो की वजह से नहीं है। PCB ने एक्चुअली जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं उनके साथ मुआहदा किया होता है कि आप 2 ही लीग्स खेल सकते हैं, और उसामा 2 लीग्स खेल चुके हैं। लेकिन स्टिल आप थोड़ा सा अगर प्लेयर खेलना चाह रहा है तो उसको थोड़ा बहुत दे सकते हो, थोड़ी बहुत गुंजाइश दे सकते हो, क्योंकि क्रिकेटर्स ने इसी से क्रिकेट से पैसे कमाने, और वो कितने 6-7 साल ही खेलते हैं अपनी पीक पे क्रिकेट, तो उनको कमा लेने दो, उनकी अपॉर्चुनिटी से ज़ाया ना करो। अब सीन क्या है कि उसामा 2 सीरीज़ दो फॉरेन लीग्स खेल चुके हैं, PSL खेल चुके हैं, ना वो इस टाइम टीम में है, ना डोमेस्टिक की क्रिकेट हो रही है। तो उन्होंने PCB से कहा मुझे खेलने दो वाइटलिटी ब्लास्ट, PCB ने NOC नहीं दिया। इसमें वहाब रियाज का नहीं है कोई अमल दखल मेरे ख्याल से, इसमें PCB की पॉलिसी ही इतनी सख्त है। नहीं, हमने तो ये सुना था ना कि उनको सेलेक्ट नहीं किया गया टीम के अंदर, तो उन्होंने मोहसिन नकवी को डायरेक्ट कॉल की है, पूछा उनसे कि भाई मेरा इसमें क्या कसूर है, जिस पे वो वहाब रियाज के साथ, जैसे वो उमर अकमल वाला सीन हुआ था, तो वैसे मैंने ये सुना है कि ये ऐसा हुआ है। तो इसलिए जो है वो, अब जाहिर सी बात है जब टीम आ रही होती है तो आप सबको ब्लेम कर रहे होते हैं, मैनेजमेंट से लेके सबको, तो वहाब रियाज में उसमें पिस रहे हैं। और दूसरा ये है कि वो लॉन्ग बूट पहन के पानी चेक कर रहे होते हैं लाहौर का, तो फिर उस वजह से भी वो शायद रडार में आए हुए हैं। देखिए वहाब रियाज ने पिसना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बॉसी हुए हैं, वो सब कुछ ही वहाब 1 मैन शो चला रहे हैं। इवन उन्होंने अपनी नई कोई पोस्ट क्रिएट की थी टीम के साथ ट्रैवल करने के लिए, हेड मैनेजर की। पहले हेड मैनेजर होता ही नहीं था टीम का, वहाब रियाज हेड मैनेजर की पहले पोस्ट बनाई गई उनके लिए, उस पर वहाब रियाज को उस पर अपॉइंट कर दिया गया, गिवन के वो उस सिलेक्शन कमेटी में भी थे। और इवन टीम की जो प्लेइंग 11 भी डिसाइड होती है उसमें कैप्टन और कोच का होता है अमल दखल, इसमें भी वहाब रियाज की इन्वॉल्वमेंट शामिल थी, जो सुनने में खबरें आ रही थी। तो वहाब रियाज जब इस तरह का 1 मैन शो चलाएंगे तो ऑब्वियसली वो वाटर्स में जाएंगे। जब थोड़ा बहुत काम ख़राब होगा तो वहाब रियाज से सवालात पूछे जाएंगे, एंड आई थिंक उनको वो एस्केप कर सकते हैं इसको। व्हाट अबाउट रमीज़ राजा? जब हम देखते हैं कि रमीज़ राजा का एक टेन्योर आया था, बॉसी तो वो भी थे, उन्होंने डोमेस्टिक का एक पुराना स्ट्रक्चर ख़त्म किया, एक नया स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया। बहुत सारे प्लेयर्स ने उसके ऊपर जो है वो एहतजाज भी किया कि हमारा तो सिर्फ यही एक सर्कल है जिसको आप एंड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनका टेन्योर कैसे गुजरा था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए? मेरे ख्याल से जो सबसे पहले आपने ये बात की ना, रमीज़ राजा ने डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर चेंज किया था, वो अपनी तरफ से तो बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। उनकी हम बातें भी सुने तो वो मिसालें भी ऑस्ट्रेलिया की ही देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसे 6 टीम्स ही होती हैं डोमेस्टिक की जो कि कम्पीट करती हैं डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के अंदर। तो वो सेम स्ट्रक्चर वो उठा के यहाँ लेके आए। लेकिन हमारा क्रिकेट का कंट्री, हमारा क्रिकेट का जो कल्चर है वो ऑस्ट्रेलिया जैसा नहीं है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की 4th या 5th स्पोर्ट है, हमारी क्रिकेट मेन स्पोर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में बच्चे क्रिकेट नहीं खेलते इतने, वहाँ रग्बी खेलते हैं या जो फुटबॉल होती है वो खेलते हैं। यहाँ पे छोटे से बच्चे से लेकर सब 25 साल तक प्रोफेशनल सब क्रिकेट ही खेलते हैं। तो पहली बात ये उनको थोड़े बहुत समझना चाहिए था। उनका ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट का फॉल्ट था, उनका मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव फॉल्ट कह सकते हैं इसको,
ही शुड नॉट हैव डन दैट, कि बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स का रोज़गार गया था इस पर। उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी थी और ये रीजनल क्रिकेट जिसको कहते हैं साउथ पंजाब सेंट्रल पंजाब से इनके मैचेस करवाए थे। तो वो एक बहुत, मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी गलती थी, ऐसे नहीं किया जाना चाहिए था। दूसरी बात, रमीज़ राजा आप कह रहे हैं बॉसी थे, बिल्कुल वो बॉसी थे, बिकॉज़ उनको लाया गया था स्ट्रक्चर के अंदर इमरान खान की तरफ से, और इमरान खान ने उनको प्रॉपर पावर्स दी हुई थी, एंड ही वाज द वन मैन हु वाज डिसाइडिंग एवरीथिंग। इवन वो तो टीम की चेयरमैन पीसीबी होने के बावजूद टीम की सिलेक्शन तक में अमल दखल करते थे। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बैटर सबसे बड़ी मिसाल है उनकी, रमीज़ राजा का प्रोडक्ट है वो। PSL की 1-2 परफॉर्मेंसेस पे वो टीम में आ गए थे बिकॉज रमीज़ राजा लाइक्ड हिम। तो बॉसी ऑब्वियसली वो भी थे, बट स्टिल आई थिंक ही मेड गुड डिसीजंस एंड बैड डिसीजंस। ही डिड बैक बाबर और रिजवान की जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी, उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं वो, तो अभी तक कहते रहते कमेंट्री में बैठ के कि इफ़ यू डिडंट फील द नीड टू रिमूव दैम देन व्हाई हैव यू रिमूव्ड दैम। तो या आई थिंक दैट्स अबाउट इट अबाउट रमीज़ राजा। उनके बारे में मैं क्या ही कहूँ ज़्यादा। ओके, अब बात कर लेते हैं थोड़ी एक्स प्लेयर्स के हवाले से। जैसे अभी अहमद शहजाद की बात की हमने, कामरान अकमल हो गए हैं, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि अपने टाइम पे इनकी जब भी मैचेस होते थे तो इतना ज़्यादा इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रही है। आप देख लें इंडिया के अगेंस्ट भी, हम 2012 के वर्ल्ड कप में जैसे चौक हुए हैं, 14 के वर्ल्ड कप में, 16 के वर्ल्ड कप में, 3 कंसेक्टिवली हम इस तरीके से चलें। इवन तो 2016 का एशिया कप भी हमारे सामने है। तो आपको क्या लगता है कि इनकी जो क्रिटिसिज्म है वो फेयर है, या फिर ये अपना थोड़ी सी फेयरनेस से ऊपर ही चले जाते हैं? देखिए, क्रिटिसिज्म तो फेयर है, क्रिटिसाइज़ करने का हक सबको है, क्योंकि सबकी टीम है, किसी एक की टीम नहीं है। तो वो भी टीम का एज अ फ़ैन ही क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, हम भी इधर बैठ के एज अ फ़ैन ही उनको क्रिटिक कर रहे हैं। तो फेयर तो हम कह सकते हैं, अनलेस वो पर्सनल नहीं होते। तो अगर वो पर्सनल हो रहे हैं किसी प्लेयर के साथ तो फिर ऑब्वियसली वो फेयर नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो उतनी इनकी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंसेज नहीं थी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा। लोगों को, हमारे लोग डेल्यूजन्स में रहते हैं, उनको लगता है जो टीम से बाहर बैठा है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर बैठा हुआ है और जो टीम के अंदर है वही ख़राब है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक्सपोज हो रहा होता है सामने, वरना वो भी ख़राब है और जो टीम से बाहर है वो भी ख़राब है। पाकिस्तान में कोई अच्छा प्लेयर नहीं है, बहुत बहुत थोड़े इक्का दुक्का प्लेयर ही अच्छे होते हैं। अब जब अहमद शहजाद 8-10 साल से टीम में थे तब उनकी कोई खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं थी। जो एक मैंने पोस्ट देखी थी इंस्टाग्राम पे, आई थिंक उस पर अहमद शहजाद और बाबर आजम के T20 वर्ल्ड कप के स्टैट्स को कंपेयर किया जा रहा था, जिसमें अहमद शहजाद के उनसे बेहतर थे। जो कि अब स्टैट्स के बारे में क्या है, स्टैट्स झूठ नहीं बोलते, लेकिन सबसे बड़ा झूठ भी स्टैट्स ही बोलते हैं। अब उनकी जो एवरेज थी तकरीबन 30-31 की एवरेज थी, और स्ट्राइक रेट उनका मेरा ख्याल 137 का था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन उसमें उनके T20 वर्ल्ड कप करियर की सिर्फ एक जो इनिंग्स है बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खेली थी 2014 में, 111 रन्स की, 50 बॉलों में मेरा ख्याल उन्होंने बनाया था 50 ऑड बॉल्स पे। तो उस एक इनिंग्स की वजह से उनके स्टैट्स बेहतर हुए हैं। तो बाकी तो उनकी कोई खातिर खा परफॉर्मेंसेज नहीं है पाकिस्तान के लिए। उन्होंने 15 का वर्ल्ड कप खेला था, 15 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अहमद शहजाद के होते हुए भी कुछ ओपनर्स ने तो कुछ नहीं किया। एक जो अगर किसी हम ओपनर की बात करेंगे जिसने कुछ ना कुछ किया तो वो सरफराज था 15 के वर्ल्ड कप में, सरफराज अहमद एज एन ओपनर जिन्होंने कोई अच्छा परफॉर्म किया। उसके अलावा अहमद शहजाद ने 14 का T20 वर्ल्ड कप खेला, उसमें एक परफॉर्मेंस बांग्लादेश वाली, एक 16 का T20 वर्ल्ड कप में कुछ भी नहीं किया अहमद शहजाद ने। 17 में चैंपियंस ट्रॉफी में वैसे ही टीम से बाहर हो, पहला मैच ही खेला था और वो उसमें ड्रॉप हो गया, फिर फ़खर को इंट्रोड्यूस करवाया था। हाँ, फ़खर को लाया गया था। तो मतलब जो बंदा टीम से बाहर होता है वो लोगों को तो वैसे अच्छा लग रहा होता है कि अगर ये होता तो पता नहीं क्या क्या कर देता, लेकिन वो भी तो किसी दौर में टीम में था, उसने भी तो कुछ नहीं किया पाकिस्तान के बाद पिछले 7 साल में कोई ट्रॉफ़ी नहीं है। तो या आई थिंक क्रिटिसिज्म तो फेयर हम कह सकते हैं कि कर रहे हैं क्रिटिसाइज़, लेकिन ये नहीं वो कह सकते कि हम बेहतर थे और ये गंदे हैं, क्योंकि वो भी गंदे ही थे। तो व्हाट अबाउट इमरान नज़ीर, अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी, ये जो मेन प्लेयर्स थे, कि आपको कैसे लगता था कि वक्त से पहले बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहे थे, या फिर ये मतलब क्या था? देखें, इमरान नज़ीर तो मेरे वक्त से पहले के हैं। मैंने इमरान नज़ीर को उतना बैटिंग करते नहीं देखा, बहुत थोड़ा देखा है। अच्छा, और जो प्लेयर्स हैं अब्दुल रज़ाक और शाहिद अफरीदी, इनको तो मैंने देखा हुआ है। अब मैं अब्दुल रज़ाक का एज अ प्लेयर बहुत बड़ा फ़ैन था, बहुत बड़ा, और शाहिद अफरीदी का भी बहुत बड़ा फ़ैन था। मैं तो अभी भी कहता हूँ शाहिद अफरीदी पाकिस्तान के पास एक जेन्युइन T20 का जेन्युइन ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ही थे पाकिस्तान के पास। उसके बाद शादाब हैं, लेकिन शादाब बॉलिंग उस तरह की अब नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं 2 साल तक शादाब को भी शाहिद अफरीदी से कंपेयर करता था कि वो भी वैसे ही हैं। अच्छा, अब्दुल रज़ाक का एज अ प्लेयर मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन एज एन एनालिस्ट, एज अ क्रिटिक जो कि वो बोलते हैं, उसका मैं बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ। अभी आजकल तो मेरा ख्याल वो सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है। तो पिछले साल 2023 के वर्ल्ड कप में या 22 के वर्ल्ड कप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज सिटिंग ऑन द टीवी एंड टॉकिंग अबाउट
हाँ, थोड़ी सी इमेच्योर बातें भी वो करते हैं, कि फ़नी है वो। अच्छा, उन्होंने कहा था कि बाबर शुड नॉट बी द कैप्टन ऑफ द टीम, और जब वो सिलेक्शन कमेटी में आए हैं तो आप अब सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, तो उनके टेन्योर में बाबर आजम रीअपॉइंट हो गया एज अ कैप्टन। तो भाई आप अपने स्टैंड पे पक्के रहो ना, तो आप क्यों अपॉइंट उनको एज अ कैप्टन आने दे रहे हो? ऊपर से ये सवाल उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुआ है कि आप तो खिलाफ थे उनके, तो वो फिर डिफेंड कर रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट को। तो आई थिंक ही इज़ नॉट द मैन ऑफ हिज वर्ड्स। तो आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ अब्दुल रज़ाक़'s एनालिसिस, बट आई एम अ फैन ऑफ हिज बैटिंग एंड हिज बॉलिंग, एंड सेम इज़ द केस विद शाहिद अफरीदी ऑल्दो अच्छा एनालिसिस करते हैं। वो थोड़े हार्ड हैं, सख्त बोलते हैं, लेकिन अच्छा बोल देते हैं वो। ओके, अभी वर्ल्ड क्रिकेट के बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन सी टीम इस टाइम पे डोमिनेटिंग है? ऑस्ट्रेलिया, तीनों रीजन फॉर श्योर ऑस्ट्रेलिया, कोई मुकाबला ही नहीं है। टेस्ट, वनडे एंड T20। उसकी रीज़न क्या है? डिसिप्लिन? अच्छा, मैं ऑस्ट्रेलिया का एक जर्नलिस्ट को सुन रहा था, किसी इंडियन क्रिकेटर से वो सवाल कर रहे थे, या इंडियन क्रिकेटर उस जर्नलिस्ट से सवाल कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स के माइंडसेट में और इंडियन क्रिकेटर्स के माइंडसेट में इतना फ़र्क क्यों है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की, जो कि पाकिस्तान में भी रिलेट हो सकती है, कि उन्होंने कहा कि जब ऑस्ट्रेलिया में बच्चा खेल के घर आता है, जब इंडिया में बच्चा खेल के घर आता है, तो उसके वालिदैन पूछते हैं कि बेटा कितना रन्स बनाया आपने, या कितने आउट करके आए हो। जब सेम केस में जब ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चा खेल के घर आता है, तो उसके पापा या उसकी अम्मी पूछते हैं कि बेटा तुम्हारी टीम जीती है या हारी है। तो ये माइंडसेट का इतना फ़र्क पड़ गया। तो वो टीम के लिए खेलते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअलिटीज़ के लिए खेला जाता है, अपने लिए खेलते हैं हर कोई कि हम अच्छा खेलें। तो ऑब्वियसली उसका टीम को तो फ़ायदा होता है, लेकिन स्टिल अगर आप ये सोच के खेलते हो कि टीम के लिए खेलना है, तो उसका इफेक्ट अलग ही होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप ऐसे खेलोगे मैं अच्छा खेलूँगा और जब मैं अच्छा करूँगा तो टीम का अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर सोच है कि आप अच्छा करो ही टीम का अच्छा होगा तो आपका अच्छा होगा। बाबर आजम ये बात करते हैं गलत, मैं तो इस बात का इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। वो बात पे कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि खुद अच्छा परफॉर्म करूँ, और अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो टीम भी अच्छा परफॉर्म करती है। तो मेरे ख्याल से आप खुद कोशिश करोगे टीम ही अच्छा परफॉर्म करे, तो जब टीम अच्छा परफॉर्म करेगी तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। तो थोड़ा सा माइंडसेट का फ़र्क है। ये बाबर आजम की कैप्टनसी में आपको कोई स्मार्ट मूव्स नज़र आती हैं? मुझे तो इतने नहीं आते। स्टार्ट में जो 1-2 साल बाबर आजम की कैप्टनसी जस्टिफाइड थी, तब मुझे लगता था कि क्योंकि पाकिस्तान में इतनी कैप्टनसी में इतना क्या होता है कि मतलब ऑन द पेपर ही आपने थोड़े बहुत स्मार्ट मूव्स करने होते हैं जब आप मुश्किल में फंसते हो। लेकिन जब जैसे इंपॉर्टेंट मैचेस से 21 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, उसमें बाबर आजम क्या ही कर लेते, कुछ नहीं कर सकते थे। ऑब्वियसली वो ओवर शाहीन को ही देना था, उसी ने ही करना था। इसी तरह 2022 का जो एशिया कप था, उसमें आखिरी ओवर नवाज से करवाया था, वर्ल्ड कप में आखिरी ओवर नवाज से करवाया था, उसमें बाबर कुछ नहीं कर सकते थे। वो ऐसे ही अरेंजमेंट ही ऐसे बनी, पाकिस्तान एक बॉलर कम के साथ खेल रहा था तो नवाज से ही करवाना। अगर कोई और कैप्टन भी होता उसके पास चॉइस ही ना बचती नवाज से करवाने के बगैर। तो मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा मैं बाबर आजम की कैप्टनसी का फ़ैन नहीं हूँ। आई थिंक वो उतना ज़्यादा मतलब खुल के नहीं सोचते जितना एक कैप्टन को मतलब ओपन होकर सोचना पड़ता है, शान मसूद जैसे सोचते हैं। तो मैं इतना बड़ा बाबर आजम की कप्तानी का फ़ैन नहीं हूँ, बट स्टिल मैं ये भी नहीं कहता कि हर चीज़ का ब्लेम उसकी कप्तानी को ही देते जाओ। ऑब्वियसली जब टीम ही परफॉर्म नहीं करी तो कप्तान क्या करेगा? कैप्टन इज़ ओनली एज गुड एज हिज टीम। तो जब टीम ही कुछ नहीं करेगी तो कैप्टन क्या ही कर लेगा। मैं फ़ैन नहीं उनकी कप्तानी का, लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि जो सी नाकामियाँ सारी हुई हैं उसका ज़िम्मेदार बाबर की कप्तानी है, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टिल मैं उनकी कप्तानी का फ़ैन नहीं हूँ। अच्छा, अब हम थोड़ी सी वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर बात कर लेते हैं। अभी आपने कहा कि बेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया। इस वर्ल्ड कप में आपके नज़दीक आइडियल कैंडिडेट फॉर फाइनलिस्ट, 2 फाइनलिस्ट? वेल, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट इंडीज़ क्यों नहीं आपको लग रही? वेस्ट इंडीज़ मुझे लग रही है, मैं वेस्ट इंडीज़ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। वेस्ट इंडीज़ को मैं टॉप 4 में तो रखूँगा, सेमीफाइनल्स में तो रखूँगा, लेकिन मुझे लगता है शायद वेस्ट इंडीज़ इज़ेंट एज़ गुड एज़ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, तो इसलिए मैं उनके साथ गया। ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट चैम्पियन ट्रॉफ़ी? जब आपको लगेगी ये इसमें 25 वाली, इसमें आप अपने अभी से ही एक एनालिसिस हम कर लेते हैं, टॉप 4 में आप किन किन को देख रहे हैं? और है अभी पाकिस्तान? अभी तो बहुत जल्दी है, डिपेंड करता है इंडिया आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो कि बहुत मुश्किल है। अगर इंडिया आ रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया, क्योंकि कंडीशंस उनको सूट करेंगी। पाकिस्तान क्योंकि होम है, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि वो हर जगह ही कंसिस्टेंट होते हैं। चौथी आई थिंक साउथ अफ्रीका होगी। साउथ अफ्रीका, अफ़गानिस्तान नहीं?
अफ़गानिस्तान शायद मुश्किल हो, क्योंकि अफ़गानिस्तान ने इतनी क्रिकेट खेली नहीं है पाकिस्तान में, बल्कि इतनी नहीं, कुछ क्रिकेट भी नहीं खेली पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान में। तो मेरे ख्याल से कंडीशंस अनफेमिलियर तो नहीं कह सकते, PSL वो खेलते हैं लेकिन स्टिल एज अ टीम वो कभी यहाँ पे नहीं खेले, तो मेरा नहीं ख्याल से कोई इतना मसला होगा। एंड व्हाट अबाउट देयर डेवलपमेंट इन वर्ल्ड क्रिकेट? हाँ, ये बात करने की है। अफ़गानिस्तान आर डेवलपिंग वेरी क्विकली, मतलब उनके अगर बरक्स देखा जाए बांग्लादेश, जो कि मेरा ख्याल 20-30 साल से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और बांग्लादेश ने कोई खातिर खा इंप्रूवमेंट नहीं लाई एज़ कम्पेयर टू दैम अफ़गानिस्तान, जो कि 5-6 साल पहले ही आए हैं, रेडार पे इमरजेंस पे आए हैं, और वो मतलब बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने मेजर टीम्स को हराया, 23 के वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड को हराया, पाकिस्तान को हराया, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, उनके पॉइंट्स पाकिस्तान जितने ही थे 23 के वर्ल्ड कप में, और इवन इस वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान फेल टू क्वालिफाई फॉर सुपर 8 एंड अफगानिस्तान हैव, तो मतलब दे आर डूइंग समथिंग राइट। और दूसरी चीज़, हमारी टीम जो इतनी ज़्यादा पठानों से बनी हुई है, उनकी तो सारी ही पठानों से बनी हुई है, और पठानों में क्रिकेट का टैलेंट काफ़ी ज़्यादा है, तो उनमें नेचुरल टैलेंट बहुत ज़्यादा है अफ़गानियों में। तो मेरे ख्याल से मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अफ़गानिस्तान क्रिकेट का एक्चुअली। रहमानुल्लाह गुरबाज जो हैं, क्या कैरेक्टर हैं वो, एनर्जी लाते हैं टीम के अंदर, तो आई एम अ वेरी बिग फ़ैन ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट। व्हाट अबाउट श्रीलंका? श्रीलंका के साथ आई थिंक अनफॉर्चुनेट है, लेकिन श्रीलंका की हालत PCB से चेंज नहीं है। श्रीलंकन बोर्ड और PCB आर ऑफ सिमिलर सिचुएशन। अब क्या है, श्रीलंका में 15 में उनके जो मेजर क्रिकेटर्स रिटायर हुए हैं, जब से उनको झटका लगा हुआ है ये संगाकारा और जयवर्धने दिलशान के जाने का, कुलासेकरा के जाने का, तब से वो रिकवरी नहीं कर पाए। हमें 15 से कोई श्रीलंका की टीम इतनी अच्छी तो नहीं दिखी। 19 में मलिंगा भी चला गया और श्रीलंका तब से नीचे ही है। पाकिस्तान को वो किसी तरह हरा देते हैं एशिया कप्स में जाके, 22 में भी हराया उन्होंने, 23 में भी हरा दिया, लेकिन ओवरऑल श्रीलंका उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा, मुझे तो इम्प्रेस नहीं कर रहा इतना, वर्ल्ड क्रिकेट को भी इम्प्रेस नहीं कर रहा। इवन अभी भी मेरा ख्याल वो बाहर ही हो गए पहले स्टेज से ही वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरह आई। तो सेम तरह की सिचुएशन है पाकिस्तान श्रीलंका में, बोर्ड में सियासतें आई हुई हैं, मुल्क का वैसी इकोनॉमी का हाल नहीं है, लोगों के लिए सिर्फ देखने के लिए क्रिकेट है और वही बर्बाद हो रही है। पाकिस्तान और श्रीलंका सेम भाई। व्हाट अबाउट अभी न्यूजीलैंड के साथ जो सीन हुए कि फिर दोबारा कॉन्स्पिरेसी चली है जी कि वो पाकिस्तान भी नहीं आए, IPL में भी वो बेंच रहे हैं, उसके बाद वार्म अप मैच नहीं खेला, केन विलियमसन जो है वो स्टेप डाउन कर गए हैं, तो व्हाट अबाउट द न्यूजीलैंड? अच्छा, एक बात यह है कि केन विलियमसन को पहले उन्होंने अच्छा किया है, एक मिसाल सेट की है कि बुरा टूर्नामेंट गया तो उन्होंने स्टेप डाउन किया है। नॉट ओनली केन विलियमसन, युगांडा के भी कप्तान हैं, उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड है T20 आईज में कैप्टनसी का। मेरे ख्याल से उनकी विनिंग परसेंटेज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 60% है शायद एज अ कैप्टन, और दुनिया में सबसे बेहतर है। वो अलग बात है कि वो एसोसिएट टीम से खेलते हैं, उन्होंने भी हारने के बाद वर्ल्ड कप से अभी कैप्टनसी छोड़ी है, तो पहली बात बहुत अच्छी मिसाल सेट की है केन विलियमसन ने। दूसरी बात, न्यूजीलैंड क्रिकेट के भी बहुत मसाइल चल रहे हैं। न्यूजीलैंड बोर्ड में क्या है, आपका जो मेन बॉलर है ट्रेंट बोल्ट, वो न्यूजीलैंड का सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं है, वो न्यूजीलैंड उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता। वो वर्ल्ड कप जैसे इवेंट्स ही सिर्फ खेलता है, न्यूजीलैंड की बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलता, और वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अलावा खेलता है। इवन विलियमसन ने अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया है अपना, तो कुछ ना कुछ मसाइल न्यूजीलैंड बोर्ड में भी हैं। तो जहाँ ऊपर मसाइल होते हैं तो नीचे टीम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है। दूसरी बात जो आपने कहा है कि न्यूजीलैंड इधर आया है, पाकिस्तान खेले नहीं आया, इंडिया में भी वो खेले तो नहीं IPL में। न्यूजीलैंड के जो 3-4 मेन प्लेयर्स थे, इवन इंक्लूडिंग विलियमसन हिमसेल्फ, वो बेंच ही वार्म कर रहे थे, कुछ खेल तो नहीं रहे थे वहाँ पे। तो पाकिस्तान में कुछ वो इन बिल्ड थोड़ा बहुत गुस्सा था भी कि तुम यहाँ नहीं आए, हमें तुम लोगों ने इंपॉर्टेंस नहीं दी, तो अब ख़ुद भी बाहर हो गए। तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड में भी मसाइल वैसे ही हैं, उस इंटेंसिटी के नहीं होंगे जैसे यहाँ पे हैं, लेकिन मसाइल हैं बोर्ड में। चलें, ये आज के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हमने बहुत सारे रैप अप कर लिए हैं। इसके अलावा आई गेस जब हमारी सीरीज़ स्टार्ट होगी फिर हम देखेंगे कि हमारा अपना स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप होता है और हम आगे पॉजिटिवली मूव कर पाते हैं या फिर हम इसी तरीके से फंसे रहेंगे। तो आई थिंक इसको रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, एंड आप लोगों के भी अगर कोई क्वेश्चंस हों तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अल्लाह हाफिज़।